और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का पहला रिएक्शन सामने आया है। राम भक्तों के नाम चंपत राय ने चिट्ठी लिखी है। दान चोरी की अनेक चर्चाएं जो हैं वो जारी हैं। ये चंपत राय ने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया है, मुझ पर अनर्गल आरोप लगाए गए, मैंने मौन धारण कर लिया है। दान चोरी के बाद चंपत राय का ये पहला बयान, चिट्ठी राम भक्तों के नाम उन्होंने लिखी है जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद जवाब दूंगा, सभी आरोपों पर अपना जवाब दूंगा, चढ़ावा चोरी का सच सामने आएगा, ये भी लिखा है। मेरा जीवन खुली किताब जैसा है, मैं 1991 से राम सेवा में लगा हूं। और विनोद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद राम भक्तों के नाम ये चिट्ठी जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि मैंने मौन धारण अभी कर लिया है, फाइनल रिपोर्ट आ जाए फिर मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा, कैसे देखें इसे? बिल्कुल चंपत राय ये भी बताते अपने पत्र में कि 1991 से अयोध्या में भेजा गया संगठन द्वारा मेरा प्रचार का जो जीवन है वो 45 वर्ष से है और मैं जहाँ जा रहा मेरी पूरी जिंदगी एक खुली किताब के समान रही। तो इसलिए चंपत राय दरअसल इस पत्र के जरिए जो सवाल उठ रहे थे तमाम की, चंपत राय जब से ये मामला सामने आया तब से ना तो मीडिया के सामने आया है ना ही किसी भी ऐसे शख्स के सामने बयान दिया जिससे उनकी बातों को सामने रखा जा सके। तो चंपत राय के दिल में क्या था, क्या चल रहा था, ये कोई नहीं जान रहा था और इसीलिए चंपत राय जो है अब एक पत्र लेकर आए हैं और इस पत्र के जरिए उन्होंने बताया कि वो आखिर क्या कर रहे हैं और कब वो जवाब देंगे। चूंकि चंपत राय पे इस तरह के सवाल उठे थे, ये कहा गया कि चंपत राय भले इस पूरे चोरी कांड में किसी तरह से डायरेक्टली इन्वॉल्व न हो लेकिन लापरवाही जरूर है। हालांकि जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो एसआईटी की 20 पन्नों की रिपोर्ट में पूरी चोरी की घटना के बारे में जिक्र किया गया है। अनिल मिश्रा जो उनके साथी हैं जिनके भी आरोप लगा है और उन्होंने भी इस्तीफा दिया था, उनके कैरेक्टर को डिफाइन किया गया है, उन पर जो एलिगेशंस है उसको डिफाइन किया गया है, लेकिन चंपत राय का जिक्र उसमें नहीं है और चंपत राय को लगता है कि वो बेदाग हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की है और इसीलिए वो खामोश है। उनका ये भी आज भी सुबह मैं उनके जो आवास है जहाँ पे वो रह रहे हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, वहाँ मैं गया था उस भवन में और वो अंदर है। यहाँ तक कि जो बीएचपी के और संघ के लोग हैं, अगर उनको भी चंपत राय से मिलना है तो उनको परमिशन लेके ही जाना पड़ रहा है, यानी कि वो किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं। कल तक भी हम लोग पास ये खबरें थी कि चंपत राय ने जो है वो मौन धारण किया हुआ है, चंपत राय किसी से बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कई सारे लोगों ने बताया जो उनके करीबी उन्हें दावा करते हैं कि उन्होंने अन्न तक छोड़ दिया, साथ सिर्फ पानी पर उपवास कर रहे थे, सिर्फ पानी पर रह रहे हैं। तो ये अपने आप को एक तरह से शुद्धि कर रहे हैं जो उन पे दाग लगे हैं और उन इस बात की उम्मीद है शायद चंपत राय को कि जब एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, फाइनल रिपोर्ट, तो बिल्कुल वो बेदाग होंगे। और जो जांच की बात कल देखिए, आपको याद होगा कि कल जब चर्चाएं हो रही थी और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गोविंद गिरी जब सामने आए, उन्होंने भी कहा कि चंपत राय ये खुद भी चाहते हैं कि जब तक जांच न हो तब तक वो अपने आप को इससे अलग रखें और जांच सिर्फ जांच ही नहीं, जब जांच की रिपोर्ट के बाद कठोर कार्रवाई हो तब तक खुद को बाहर रखें। तो इसीलिए लगता है कि चंपत राय ये मानते हैं कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। उन पे जो एलिगेशंस लगे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, या चाहे वो मीडिया के जरिए, चाहे सोशल मीडिया के जरिए, चाहे विपक्ष के जरिए, वो सबका जवाब एसआईटी की रिपोर्ट में होगा और उसके बाद वो सामने आएंगे। तो चंपत राय को अपने आप पर भरोसा ज्यादा है, इस चिट्ठी से कम ये दिख रहा है, ये लग रहा है, वो बता रहे हैं कि वो कैसा जीवन जीते हैं, कितने सालों से वो अयोध्या में है, कैसे प्रचारक की जिंदगी वो यहाँ आकर भी जी रहे हैं और ये तमाम जो बातें, जो अफवाहें उनके बारे में उड़ रही हैं, उसको एक तरह से खंडन कर रहे हैं। उनका कहना है कि तमाम जो है बातें कही जा रही हैं महज अफवाह है, निराधार है, कोई आधार इसका नहीं है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब रिपोर्ट आ जाएगी, फाइनल रिपोर्ट, तब वो आएंगे और अपनी बातों को रख पाएंगे। फिलहाल उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे और कहा गया कि जिस तरह से पूरी घटना हुई उसमें इनकी भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए, चंपत राय को लेकर सवाल उठाए गए, किस तरीके से उन्होंने जमीनों के जो खरीद फरोख्त हुई उसमें स्कैम हुआ, उसमें एलिगेशन है कि कमीशन खोरी हुआ।
हालांकि डायरेक्टली एलिगेशन किसी ने चंपत राय पर नहीं लगाई। ये जरूर कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने जो सोने चांदी के आभूषण उनको दान दिए थे, उन आभूषणों में जो है वो उसका रसीद नहीं मिला, लेकिन कल ट्रस्ट ने उन कुछ में से कुछ आभूषणों को जो है सामने रखा और कहा 2926 आभूषणों की ऐसी सोने चांदी के जो दान दिए गए हैं, उनकी पूरी लिस्ट, उनकी पूरी डॉक्यूमेंट जो है वो ट्रस्ट के पास है, रिकॉर्ड उस ट्रस्ट के पास है। तो जो एलिगेशंस लग रहे थे चंपत राय पर, विनोद, इस चिट्ठी को क्या ऐसे देखा जाए, क्योंकि कल चंपत राय को भी, अनिल मिश्रा को भी अंदर जाने नहीं दिया गया था। ट्रस्ट की जो मीटिंग चली थी उसमें ये शामिल नहीं हुए थे और इस्तीफा इनका खुद मान्य हो गया था, क्योंकि इस्तीफा जो दिया है, बायलॉज जो कहते हैं कि इस्तीफा देने के बाद ही उसे किसी तरह की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है, वो मान्य हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अपना पक्ष रखना तो था, क्योंकि एक चुप्पी जो है वो सवालों के घेरे में थी। अब उन्होंने इस खत के जरिए क्या ये साफ करने की कोशिश की है कि 100 सवालों के जवाब से अच्छी मेरी चुप्पी, और जब सब कुछ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, जिसके बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही थी, जब एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी, फाइनल रिपोर्ट, उसके बाद ही कुछ कहा जाए। बिल्कुल, देखिए, लेकिन थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, कल की जो बात करी है, कल चंपत राय जो है, जो खबर है वो उसके मुताबिक मंदिर परिसर में जो तीर्थ क्षेत्र बना हुआ है जहां पे उनका आवास है, वहीं पे थे वो। उन्होंने कोई कोशिश नहीं की उस बैठक में जाने की। उनको ना तो वो आमंत्रित थे और ना ही उन्होंने कोई कोशिश की कि वो उस मीटिंग में जाए, ट्रस्ट की मीटिंग में। दूसरी बड़ी बात कि ट्रस्ट का बाईलॉज कहता है कि अगर आपने इस्तीफा दे दिया तो इसे स्वीकार कर लिया जाएगा। इसी बिहाफ पर कल उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ। दो चीज़ें जो उनके पक्ष में जाती हैं वो ये कि एसआईटी की जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है उसमें चंपत राय का नाम कहीं भी नहीं है। उनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया उस रिपोर्ट में। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बातें हुई तब भी ये कहा गया कि चंपत राय जो है वो एक तरह से विश्वासघात के शिकार हुए हैं। अपने लोगों की वजह से उन पर ये दाग लगे हैं। जिन लोगों पर उनको रखा, जिन लोगों ने अपने पास रखा, उन लोगों पर एलिगेशन लगे और इसलिए दाग उन तक पहुंचा है। तो कम से कम ट्रस्ट के मेंबर्स भी, बहुत सारे मेंबर जो है ट्रस्ट में, वो भी मानते हैं। गोविंद गिरी भी बचाव करते हुए दिखाई दिए। गोविंद देवगिरी, उन्होंने जब आज जब मीडिया से बात कर रहे थे, जब टाइम्स ऑफ से उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि उन पर कोई डायरेक्टली कोई एलिगेशन, डायरेक्टली कोई आरोप जो है चंपत राय पर नहीं है। उन्होंने, चूंकि उनके लोगों पर आरोप थे और इसलिए सवाल उनको लेकर उठ रहे थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, उसको स्वीकार किया। कल हमने देखा भी विनोद कि गोविंद देवगिरी महाराज ने भी किस तरह से क्लीन चिट दे दी। उन्होंने चंपत राय के बारे में बात करते हुए कहा कि वो सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो कुछ गलत करेंगे और उन्होंने कुछ गलत किया हो। तो एक तरह से ट्रस्ट के सदस्य अगर ये मान के चल रहे हैं और चंपत राय भी इंतजार करना चाहते हैं, लेकिन राम भक्तों के नाम ये खुली चिट्ठी ये बताती है कि वो भी अपना संदेश जो है वो राम भक्तों को देना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ एक तफ्तीश मात्र नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र बन चुका है। कल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा सबूतों और तस्वीरों के साथ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे और उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर अब तक सबसे तीखा प्रहार किया। सीएम योगी ने दो टूक में कहा, जो लोग कल तक भगवान राम के अस्तित्व को नकारते आए थे, जो बाबरी पर आंसू बहाते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, आज वो किस मुंह से आस्था की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे मामले में एसआईटी की जांच पर सवाल उठाने में जुटा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा? क्या आस्था के नाम पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को जरा देखिए। स्वर्ण जड़ित रामचरितमानस और चांदी की कागभूषण सहित कई कीमती चीजें चोरी होने का जो दावा किया जा रहा था, ये 5 वस्तुएं जो हैं ये प्रदर्शित की गई थी और इसे प्रदर्शित इसलिए किया गया था कि इन्हीं का दावा किया जा रहा था कि ये सभी चीज गायब है जो दान में दी गई थी। राम मंदिर ट्रस्ट ने कल उन तमाम वस्तुओं की तस्वीर दिखाकर तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार आस्था के अपमान की बात कर रहा है, लेकिन सीएम योगी ने तो पहले ही कह दिया था कि एसआईटी की जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा।
राम मंदिर ट्रस्ट की कल की बैठक के बाद सीएम योगी ने विपक्ष से सवाल पूछा, जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे तो क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? कैसे लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे, तब आस्था आहत नहीं हो रही थी। जब ये इलीगल स्लॉटर हाउसेज चलाते थे, गौ माता की हत्या करवाते थे, गौ माता को तस्करों के हाथों में पिछवाते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब इनके द्वारा भगवान राम और भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहा जा रहा था, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, जब ये कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर इस वक्त राजनीति अपने चरम पर है। विपक्षी नेता, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, संजय राउत हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, हर दल अब इस मौके को भुनाने की कोशिश में लगा है। अखिलेश यादव तो अब इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच सीएम योगी ने ही विपक्षी नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया, उन पर सवाल दागने शुरू कर दिए। जरा एक बार सुनिए। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके, बेच करके, और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं। लेकिन मैं कहता हूं, वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब अखिलेश यादव और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे आमने सामने नजर आ रहे हैं। पूरी कहानी को आपको समझाते हैं। दरअसल निशिकांत दुबे ने 5 जुलाई को सरवन्ना प्रसाद बालासुब्रमण्यम की पोस्ट को शेयर किया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि आरोपी टिन्नू यादव सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नियमित रूप से बातचीत करता था। पुलिस जांच और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड के हवाले से सरवन्ना ने यह दावा किया था कि निशिकांत ने इसे लिखा कि टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था। निशिकांत दुबे की पोस्ट पर अखिलेश यादव जो है वो भड़क उठे। उन्होंने निशिकांत दुबे को 10 मिनट का समय देते हुए पोस्ट डिलीट करने की चेतावनी दी। कहा था कि बीजेपी सांसद 10 मिनट के अंदर अपना झूठा सोशल मीडिया पोस्ट हटा ले, नहीं तो उनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। अखिलेश की चेतावनी पर भी निशिकांत दुबे ने टिप्पणी की। उन्होंने एक्स पर फिर से लिखा, जल्दी करिए, इतना परेशान क्यों हैं? प्रश्न ही तो पूछा है, 1990 में राम भक्त पर गोली किसने चलवाई? मैं अदालत जाऊंगा। समाजवादी पार्टी ने अब औपचारिक रूप से मानहानि का नोटिस भी जारी कर कानूनी कार्रवाई की ओर कदम बढ़ाया है। नोटिस में निशिकांत दुबे से सार्वजनिक माफी मांगने और पोस्ट हटाने की मांग की गई है, वरना आगे कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है। और चलिए बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। स्पेशल स्टोरी में आज पाकिस्तान की उस गीदड़ भभकी को सुनाएंगे, जिस गीदड़ भभकी को देखकर पाकिस्तान जो है अपने मुल्क में अपने आवाम के बीच जो है सीना तान के खड़ा रहता है। सबको पता है, उसकी आवाम को भी पता है कि इनकी औकात क्या है। एक तरफ हिंदुस्तान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। हिंदुस्तान के पास तकरीबन 15 लाख एक्टिव सैनिक है, 25 लाख से ज्यादा अर्धसैनिक बल। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात को जरा समझिए, 6 लाख के करीब एक्टिव सैनिक, 5 लाख पैरामिलिट्री बल। बताइए कोई मेल है दोनों का, हिंदुस्तान पाकिस्तान? लेकिन फिर भी वहां के हुक्मरानों की बयानबाजी आप सुनेंगे तो अपना सिर पीट लेंगे। वैसे तो इस वक्त पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। चौतरफा हमला पाकिस्तान पर हो रहा है। मुल्क कंगाली के काले बादल मुल्क के ऊपर मंडरा रहे हैं। IMF से भीख मांगकर इसका गुजारा चल रहा है।
पाकिस्तान कई हिस्सों में टूटने की दहलीज पर खड़ा है, लेकिन हर तरफ से लुटने पिटने के बावजूद फील्ड मार्शल का एटीट्यूड माशाअल्लाह। दरअसल इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर अब मुनीर का एक बयान सामने आया है। जी हाँ, सिंधु जल संधि और जिसको लेकर भारत ने साफ तौर पर कह दिया था कि भाई ये नहीं हो सकता, अब ये हम रोकेंगे, उस पर बयान दिया है मुनीर ने, जिसमें यह कहा है कि पाकिस्तानी फौज के पास सारे विकल्प खुले हैं, मतलब खुली धमकी। लेकिन इतनी हिम्मत आती कहां से है? अभी पिछले साल ही तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बुरी तरह से पिटे थे। सच ही कहा गया है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। बेचारे करे तो क्या करे, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा हुक्म का इक्का चला है कि पाकिस्तान के पास डूब कर मरने के अलावा कोई चारा नहीं बचने वाला। अब पाकिस्तान के इसी संकट का हम विश्लेषण करेंगे, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान के कौन कौन से हुक्मरान प्यास से तिलमिला उठे हैं और उनका दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन सबसे पहले बात भारत के उस हुक्म के इक्के की करते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान पर अब जल समाधि का खतरा मंडराने लगा है। जी हाँ, जल समाधि। अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको दिखाया था कि पाकिस्तान में किस तरह से पानी की बूंद बूंद के लिए आवाम को जूझना पड़ रहा है। हालात किस कदर भयावह हैं कि लोगों को गटर के पानी से जरूरतें पूरी करनी पड़ रही है। लेकिन अब हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी हुक्मरानों की अकल ठिकाने पर लाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब वाटर स्ट्राइक शुरू की है। क्या है वाटर स्ट्राइक? अब पाकिस्तान प्यास से नहीं बल्कि डूब कर मरने वाला है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के चलते भारत ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के कई गेट खोल दिए हैं, जिससे अब पाकिस्तान के निचले हिस्सों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अचानक से चिनाब का बढ़ता जलस्तर देखकर बेखबर हुक्मरानों की जान हलक में आ गई थी। पानी चाहिए था ना, लो पानी दिया है, लो जितना पानी चाहिए ले लो। अब जरा ये तस्वीर देखिए, मुल्क में आग लगी हुई है, लेकिन मुनीर के दिमाग में इस वक्त हिंदुस्तान ही चल रहा है। साल 1960 में पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि को स्थगित करने के भारत सरकार के ऐलान से पाकिस्तान जो है वो बिलबिलाया हुआ है। फिर से पाकिस्तान की सेना ने इस संधि का राग अलापना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सेना की ओर से 276वें कोर कमांडर सम्मेलन के बाद जारी बयान में यह कहा गया कि सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में इस बात पर सहमति बन गई है कि पाकिस्तान सरकार के निर्देशों और पाकिस्तानी जनता की अपेक्षाओं के मुताबिक देश के हिस्से का पानी हासिल कराने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। इसी दौरान मुनीर ने इशारों में गीदड़ भभकी दी है। जरा ये गीदड़ भभकी पहले सुन लीजिए। देश के हिस्से के पानी को सुरक्षित करने के लिए पाकिस्तानी फौज सभी जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का पानी रोकना या उसका रास्ता बदलने की किसी भी हरकत को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। पाकिस्तान का पानी अगर रोका जाता है तो इसे अस्तित्व पर हमला मानते हुए सेना की ओर से हर तरह के कदम उठाए जाएंगे। अब देखिए, जब तक हम पाकिस्तान के हालात आपको बता रहे हैं, एक बड़ी खबर जो पाकिस्तान से आ रही है वो जरा जान लीजिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। ज़ियारत इलाके में पुलिस पोस्ट पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है। टीटीपी के हमलों में 9 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। जबरदस्त धमाके में 10 सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। कई गाड़ियां तबाह हुई हैं। हमलावरों ने पाकिस्तानी पुलिस से हथियार छीन लिए हैं। 25 से ज्यादा राइफल गायब है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं।